नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। हमारे मोदी जी फाइनली G7 में पहुंच ही गए। पहले कनाडा ने कहा था कि निमंत्रण नहीं भेजा गया, फिर निमंत्रण आ गया और हमारे मोदी जी भी वहां पहुंच गए। तस्वीर आ रही है जिसमें वो सबसे पीछे खड़े हैं। सबसे पीछे तो नहीं, सेकंड रो में खड़े हैं। अब ठीक है, G7 के मेंबर तो हैं नहीं, इनवाइटेड हैं, तो पीछे भी खड़े हो गए तो कोई बात नहीं है। कुछ वीडियोज उनके आए हैं। एक वीडियो उनका मैक्रोन के साथ आया है, आवाज के साथ। शुरू में यह बिना आवाज के चलाया गया, लेकिन ब्रूट ने इसको आवाज के साथ डाला। मैक्रोन मिलते हैं, मोदी जी हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, अच्छा आजकल तो आप ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं, और उसके बाद ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि इसमें जोक कहां था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कैमरे पर साथ में हंसती हुई तस्वीर आ जाए, इसके लिए कुछ भी बोल दिया गया। अरे बेहतर था अगर जोक ही करना था तो कोई अच्छी सी तैयारी करके गए होते जिस पर जोक करते, और वाकई मैक्रोन भी हंसता, वो भी हंसते, आसपास के लोग भी हंसते। वहां कोई और हंसता हुआ तो नजर नहीं आता है। उसके बाद बैठते हैं, मैक्रोन उनसे पूछता है कि कब आए। वो लास्ट नाइट अंग्रेजी में कहते हैं और उसके बाद हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हिंदी में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हमारी भाषा है। वो गुजराती में भी बात करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैक्रोन से हिंदी में बात करते हैं तो मुझे समझ में यह आता है कि भाई बिहार से अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत थी। बिहार से विदेशी नेताओं को सुनाने के लिए आप अंग्रेजी बोल रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के, और जब कनाडा पहुंचे तो वहां जाकर आप हिंदी बोलने लगे। अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें मोदी स्ट्रेमर के साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बात होती समझ में आ रही है, और स्ट्रेमर इसमें ऐसा लग रहा है डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात हुई उसके टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सवाल है कि क्या अहमदाबाद में जो हमारा प्लेन गिरा है जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं, क्या स्ट्रेमर उसके बारे में बात कर रहे थे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं जानते। लेकिन एक सवाल है कि G7 में मोदी जी क्या करने गए हुए हैं। ट्रंप पहले ही निकल गया तो ट्रंप के साथ 1-to-1 मुलाकात नहीं हो पाई। जिसकी उम्मीद थी कि ट्रंप के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात हो पाएगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति से 1-to-1 मुलाकात हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। मिस्री साहब ने कहा कि दोनों लोगों की फोन पर बात हुई है, और फोन में यह बताया गया कि मोदी जी ने कहा कि आपने जो 14 बार कहा है, यही शब्द नहीं थे, लेकिन जो कहा, जो बयान मिस्री साहब का है, उसका जो मानी निकल के आ रहा है वो ये कि आपने 14 बार झूठ बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, सीज फायर हुआ, वो आपके कहने से हुआ, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था सीज फायर करने को। अब ये बात तो मिस्री जी ने कह दी कि ट्रंप साहब से ये बात मोदी जी ने कह दी है, लेकिन बदले में ट्रंप ने क्या कहा ये अभी तक हम नहीं जानते, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये बताया ही नहीं है कि मोदी जी से जो बातचीत हुई उसमें क्या चीजें तय हुई, मोदी जी ने क्या कहा और क्या ट्रंप से जवाब आया। इसके अलावा भी जो बातें की गई हैं, क्वाड की जो बैठक होनी है उसमें ट्रंप को बुलाना वगैरह वगैरह, उससे भारत का कोई फायदा होता हुआ दिख रहा हो ऐसा नहीं है। कनाडा के साथ आप देख लीजिए, बातचीत हुई, होनी ही थी, कनाडा होस्ट है। उस बातचीत में भी कुछ निकल के नहीं आया। निकल के क्या आया कि 1.5-2 साल से जो कनाडा के साथ हमारा तनाव चल रहा था, जो हमने वहां से अपना उच्चायोग हटा लिया था और उन्होंने यहां से अपने उच्चायोग को हटा लिया था, वो फिर से लागू हो जाएगा। फिर क्या मिला 2 साल में? निज्जर वाले को लेकर जब पूछा गया सवाल तो सीधा जवाब तो नहीं दिया कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि नहीं नहीं उस पर कोई बात नहीं होनी। तो फिर एक बार लग रहा है कि क्या वाकई शर्त रखी गई थी कि निज्जर वाले मामले में सहयोग करेंगे मोदी जी तब उनको बुलाया जाएगा, और क्या जरूरत थी? अगर ऐसी शर्त रखी गई थी तो फिर क्या जरूरत थी जाने की? जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, मोदी जी गए हुए हैं वहां पर। सुना कि मोदी जी ने इजराइल ईरान पर भी बात की ट्रंप से और कहा कि यह जंग रुकनी चाहिए। ट्रंप कह रहा है सरेंडर, ट्रंप कह रहा है कि खामनेई को मार देंगे, और आप कह रहे हैं जंग रुकनी चाहिए। इसका कोई मतलब है? आप विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और अपने यहां आप खटाखट कहते हैं कि घर में घुस के मारते हैं। पाकिस्तान के लोगों को तैयार रहना चाहिए हमारी रॉकेटों के लिए, हमारी मिसाइलों के लिए। ये दोहरी बात जब आप बोलेंगे तो दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तब मिलती है जब आप एक तरह की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि G7 की इस बैठक में जो मोदी जी गए हुए हैं वहां से कुछ भी निकल के आने वाला है। तस्वीर निकल के आई है, और तस्वीर में मोदी जी हैं भले पीछे,
लेकिन तस्वीर से ज्यादा कुछ निकल के आने वाला है। कुछ एक वीडियोस निकल आएंगे जिससे हमारे भक्त लोग चिल्लाएंगे मोदी जी का डंका बज रहा है। इससे ज्यादा कुछ निकल के आने वाला नहीं है। G7 नेशंस के पीछे पीछे भागने से बेहतर तो यह होता कि पास पड़ोस में हम रिश्ते अच्छे बनाते, ग्लोबल साउथ में हम रिश्ते अच्छे बनाते। अभी तो यही दिख रहा है कि यूरोप और अमेरिका के सामने आप लगातार झुके और बिछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी भारत और भारत के बाहर कुछ बेहद जरूरी खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप की फोन पर हुई बात, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। कहा, बातचीत में पीएम ट्रंप से बोले न मध्यस्थता स्वीकार की थी न स्वीकारेंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक हिंदी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता हुई खत्म। यूपी के बुलंदशहर में कार में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट लौटी, बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के चलते लिया गया फैसला। कल 7 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई थी। ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते समय अमेरिका रुकने का दिया न्योता, लेकिन पीएम ने व्यस्तता के कारण किया इनकार। मई में बेरोजगारी दर पिछले महीने की तुलना में बढ़कर 5.6% हुई। मई 2025 में महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों से अधिक। नितिन गडकरी ने एक्स पर फास्टैग के वार्षिक पास की जानकारी दी। 15 अगस्त 2025 से फास्टैग का ईयरली पास शुरू होगा। ये पास 1 साल या 200 यात्राओं तक मान्य होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने जंग का ऐलान किया। एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। डीजीसीए ने 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 83 उड़ानें रद्द की। इनमें 67 उड़ानें बोइंग 787 की शामिल हैं। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या भारत के एयरपोर्ट पर उड़ानें बढ़ी, सुविधाएं नहीं? देश में अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा क्या हुआ कि देश की एविएशन मिनिस्ट्री की पूरी पोल खुल गई। भारत के हवाई अड्डों की सुरक्षा और व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो लोगों की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए अपनी उड़ानों की जांच को लेकर कह रहा है कि देश की फ्लाइट्स में सब ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि देश में उड़ानें तो बढ़ी हैं लेकिन रनवे नहीं बढ़ पाए। कल की खबर देखिए कि एक ही दिन में 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। सबसे पहले आप खुद इनका कारण देखिए कि आखिर में इन फ्लाइटों को क्यों रद्द करना पड़ा। अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट विमान उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट के अंदर प्री चेक में परेशानी हुई, इस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से दुबई की फ्लाइट का कारण नहीं बताया गया। बेंगलुरु से लंदन जाने वाली फ्लाइट का भी कारण नहीं बताया गया और इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से वियना जाने वाली फ्लाइट को भी बिना कोई कारण बताए कैंसिल कर दिया गया। लंदन से अमृतसर जा रही फ्लाइट को भी कहा गया कि हवाई क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित है, इस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को और मुंबई की फ्लाइट को एक इंजन में दिक्कत के चलते रद्द कर दिया गया और कोलकाता के अंदर इसकी लैंडिंग हुई। और डीजीसी ने खुद बताया कि 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की कुल 83 उड़ानें रद्द हुई। इनमें से 67 उड़ानें तो सिर्फ बोइंग 787 की थी। जब आप ही सोचिए कुछ अन्य विमानों के अलावा जब इतनी सारी यात्राएं लगातार, वो भी बोइंग 787 ही कैंसिल हो रही हैं, तब भी डीजीसीए ये कह रहा है कि बोइंग 787 की निगरानी में कोई बड़ी सुरक्षा चिंता नहीं है। जिस पर ये सवाल उठता है कि अगर सब ठीक है तो ये सब कैंसिल क्यों हो रही हैं। सोचिए, लंदन, पेरिस, वियना, दुबई, इन बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानें रद्द हो रही हैं और वजह क्या है? तकनीकी खामियां। वहीं एयर इंडिया ने 6 बोइंग 787-8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया है। मतलब दिक्कत है, ये तो मान रहे हैं, लेकिन जुबान पर नहीं ला रहे। डीजीसीए कहता है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के मॉडल में कोई अंतर्निहित खराबी नहीं पाई गई है। वाह, तो फिर ये सैकड़ों उड़ानें क्यों रद्द हो रही हैं? ये सच में एहतियाती कदम है या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश? प्रारंभिक जांच में
फ्लीट में कोई सुरक्षा संबंधी चिंता नहीं मिली तो फिर इतनी उड़ानों को कैंसिल होना क्या चिंता का विषय नहीं है। और सोचिए 16 जून को हांगकांग से नई दिल्ली आ रही AI-315 उड़ान का क्या हुआ। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही उसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि तकनीकी समस्या थी। ये रोज रोज की तकनीकी समस्याएं कब तक चलती रहेंगी? कब तक अहमदाबाद और केदारनाथ जैसे हालिया हादसों का इंतजार किया जाता रहेगा? और ये सिर्फ विमानों की बात नहीं है, हमारे एयरपोर्ट्स के हालात तो और भी बदतर हैं। 10-20 साल बीत गए हैं लेकिन हालात जस के तस है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, पुणे का पुरंदर एयरपोर्ट, यहाँ किसान विरोध कर रहे हैं जिस कारण यहाँ निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। पटना का एयरपोर्ट, रनवे छोटा है, आबादी से घिरा है तो विस्तार नहीं हो पा रहा है। त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, मंगलुरु जमीन विवाद में फंसी हुई है, मंजूरी नहीं मिल पा रही। ग्वालियर में रनवे विस्तार का प्रस्ताव ही लंबित है। शिमला में रनवे इतना छोटा है कि विस्तार ही नहीं हो पा रहा। यानी एक तरफ विमान में तकनीकी दिक्कतें और लगातार उड़ानें रद्द, दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स की बदहाली। और इन सब के बावजूद सरकार कह रही है कि सब अच्छा है। ये क्या चल रहा है? कब तक ये सब चलेगा? यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ये वाकई में अपने आप में काफी शर्मनाक है। महाराष्ट्र में क्यों धंसने लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा? पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 से 40 फीट की प्रतिमा बनवाई गई, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर उद्घाटित किया। और इस प्रतिमा को लेकर काफी जोर शोर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया था, लेकिन वो प्रतिमा सिर्फ 8 महीने में ही धड़ाम हो गई। विपक्ष ने इसे महापुरुषों का अपमान बताया और ये बात भी सच है कि ये सिर्फ मूर्ति का गिरना नहीं था, ये उस विरासत का भी अपमान था और जो कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण हुई। और वहीं अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उसी जगह पर एक और भव्य 91 फीट ऊंची प्रतिमा बनवा दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मई 2025 में बड़े धूमधाम से फिर से इसका उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात, प्रतिमा गिरने से जो किरकिरी सरकार की हुई उस पर रंगाई पुताई करने के लिए सरकार ने जो पैसा इस्तेमाल किया, क्या वो सरकार ने अपने घर से ला कर दिया था? वो पैसा किसका था? आम जनता का ही था। चलिए मान लेते हैं कि सरकार से गलती हुई, लेकिन खामियाजा जनता ने भी भुगता। और अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं बीता था और इस नई भव्य प्रतिमा के चबूतरे के किनारे की जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। और ये आप कह सकते हैं कि सारी हदें पार हो गई। क्या ये मजाक चल रहा है? सवाल उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी शिवाजी महाराज का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है? और क्या उनके सम्मान के साथ इतनी घटिया लापरवाही करना कहीं से भी कहीं तक जायज नजर आता है? ये गुणवत्ता के साथ जो मजाक किया गया है, क्या उसका खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा? देश में क्यों बढ़ रही बेरोजगारी की दर? देश में बेरोजगारी को लेकर सामने आए आंकड़े सरकार की मीठी मीठी बातों का सच सामने ला रहे हैं। ये एक बार फिर से साबित हो गया कि ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मई 2025 के जो आंकड़े सामने आए हैं वो देश को चीख चीख कर बता रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। बेरोजगारी दर 5.6% हो गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों युवाओं के सपनों पर पड़ती धूल है। ये आंकड़े देश के युवाओं के माथे पर चिंता लाने वाले हैं। और तो और महिलाओं में बेरोजगारी पुरुषों से भी ज्यादा है। सवाल उठता है कि क्या यही महिला सशक्तिकरण का नारा है? युवा बेरोजगार घूम रहा है, शहरी और ग्रामीण हर जगह नौकरियां कम हो रही हैं। ये सरकार कब तक आंखें मूंदे बैठी रहेगी? और बात सिर्फ बेरोजगारी तक नहीं रुकती। देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले निर्यात में भी 2.17% की गिरावट आई है। पेट्रोलियम, हीरे, इंजीनियरिंग, हर बड़े सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं लेकिन इंपोर्ट की बात करें तो चीनी चीजों पर बैन लगाने की बात करने वाली सरकार में ही चीन से आयात 21.61% बढ़ गया है। यानी हम बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। ये कैसा व्यापार संतुलन है? क्या हम सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठे हैं? और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही, तो आप गलत हैं। हमारी सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां भी अब कम बिक रही हैं। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी की बिक्री तक घट गई है। ये सभी आंकड़े सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के गहरे दलदल में फंसती जा रही है। कब तक सरकार इन कड़वे सच को छिपाती रहेगी? कब तक जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा? ये आंकड़े सवाल पूछते हैं और इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।
क्या बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में तय हुआ सीटों का फॉर्मूला? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब अंतिम रूप लेता दिख रहा है। गठबंधन की 4 बैठकों के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर काम तेजी से चल रहा है। इस बार मुकेश साहनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी को साथ करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ सीटें छोड़ने पर सहमति जताई है, जिसका साफ मतलब है कि वो पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। वहीं सीपीआई माले को इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। 12 जून को तेजस्वी यादव के आवास पर हुई गठबंधन की चौथी बैठक में तेजस्वी ने सभी घटक दलों से सीटों के साथ साथ संभावित प्रत्याशियों के नाम की सूची भी मांगी। कांग्रेस और सीपीआई माले ने अभी उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन सीटों की फहरिस्त जरूर आरजेडी को सौंप दी गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया अब तेज हो रही है और आगे बढ़ रही है और अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है। सोमवार को कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और अपनी सीटों की लिस्ट सौंपी। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में जीती अपनी 19 सीटों के अलावा दूसरे नंबर पर रही 39 सीटों को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस कुछ ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है जिन पर पिछली बार लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी उसकी नजर उतनी ही सीटों पर लड़ने की है, लेकिन इस बार उसका मुख्य ध्यान जीतने वाली सीटों पर है। इसलिए कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि पिछली बार उसने अपनी पारंपरिक सीटें छोड़ दी थी, जो इस बार उन्हें चाहिए। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। 12 जून को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी दलों को 1 हफ्ते के अंदर अपनी सीटों के नाम बताने को कहा था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी चुनाव लड़ने वाली सीटों के नाम और संख्या की लिस्ट आरजेडी सुप्रीमो को सौंप दी है। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन में पिछली बार से ज्यादा घटक दल हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां थी, लेकिन इस बार आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के साथ साथ मुकेश साहनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल है। तेजस्वी के आवास पर हुई गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ये बैठक अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।